तो उसमें यह है कि भाई सबसे पहले हमने जुपिटर नोटबुक पे खोल लें आप, सबसे आसान तरीका है कोलैब। ठीक है, मैंने जो है वो अपनी लोकल मशीन पे खोली हुई है, लेकिन आप नोटबुक खोल सकते हैं। यहाँ पर पाइथन 3 या कनेक्टेड लिखा हुआ आएगा, आप ये वाली कमांड चला लें जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब उसके बाद दोबारा हम आ गए पाइथन डेटा साइंस के अंदर। अब आपको देखें, किताब को पढ़ने का तरीका आना चाहिए ना। अब इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं छोटी छोटी सी, वाई पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, आप ये सारी चीजें पढ़ लें। इससे दो फायदे होते हैं। किताब पढ़ते हुए हमेशा किताब का रेफरेंस दे दिया करें आप। मिसाल के तौर पर बंदे ने बोला भाई पाइथन की जगह जो है ना वो आप फला चीज क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो आप बता देंगे ये मसले हैं, ये मसला है। और वो बोले अच्छा भाई ये तो गलत है, तो उसको बोला अच्छा भाई ठीक है, हमने तो फला किताब में से पढ़ा था। मैस, क्या नाम है इस आथर के, आथर का मैस मिक्की, क्या नाम है इसका आथर का? किताब में मेस से देख के बिकिनी। बता। हाँ, मैस बिकिनी की किताब है डेटा एनालिसिस फॉर पाइथन सेकंड एडिशन, उसमें लिखा हुआ था। कोई एतराज है तो जाके उससे बात कर ले। इसी तरह अगर आप एआई के बारे में कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो आप किताब में से जाकर दे दें। और अगर उसमें जो है वो उस किताब के हवाले से कोई वो कोई बंदा बोले कि नहीं जी आप तो गलत कह रहे हैं, एआई ये नहीं होती या मशीन लर्निंग है, अगर आपने किताब से ही लिखा के बोला है तो बोला भाई देखिए हमने तो फला किताब के फला चैप्टर में जाकर ये चीज पढ़ी थी। फ्रेंकोइस शोले नाम है, ठीक है, पीएचडी है, वो डेटा साइंटिस्ट है गूगल के अंदर। आप उसको ट्वीट करके बता दें हमने तो वहां से पढ़ी थी, अगर वो गलत होगा तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो अपने ऊपर रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है अभी? बात बिल्कुल सही है आपकी, मगर हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने के बाद वो पढ़ी हुई चीज़ तो याद रह जाती है, रेफरेंसेस जहन से निकल जाते हैं। देखो रेफरेंसेस भी बड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ ना, मैं छोटा रेफरेंस नहीं दे रहा आपको, मैं आपको बड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ ना। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो है आपको बोलो भाई आप, एक तो ये कि जब किसी को कोड कर रहे हो ना, खुसूसन ये एआई और मशीन लर्निंग के हवाले से, तो कोशिश करें कि किसी न किसी किताब का हवाला दे दें। और अगर नहीं दे सकते तो बोले यार मैंने तो किताब में पढ़ा था, आप वो किताब देख लें उसमें से वो कर लें। तो जैसे कभी इंटरव्यू वगैरह होता तो या कोई बात चल रही हो ना, तो जरा तो खुसूसन चैप्टर 1 जो है ना, हमारे जो उस्ताद हैं मोहतरम जनाब जियाउल्लाह खान साहब, वो कहते हैं बेटा रट्टाफिकेशन जो है ना उसके बगैर दुनिया में गुजारा नहीं है। तो जो किसी भी चीज के अंदर अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं ना, तो वो वाली चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए। और वो किताब जिसके आप हासिल कर रहे हैं, अगर वो किताब, एक तो ये किताब सही है गलत है वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप किताब के ऊपर समझते हैं किताब सही है तो वो रटी हुई होनी चाहिए। रटी हुई का मतलब है कि अगर बंदा बोले ना कि फला चीज, तो आपको बताओ यार फला जगह के ऊपर लिखी हुई है, जाके देख लो। इतना मतलब नहीं है, मतलब कम से कम आपको पता होना चाहिए कि यार डेफिनेशंस जो है वो क्या है और कौन से चैप्टर में है। आप उसको बता दें भाई फ्रैंकल शोले की किताब है, चैप्टर 1 है, जाके देख लो, हमने तो वहां से पढ़ी थी। अब अगर गलत लग रहा है तो फ्रैंकल शोले के जाके गोली मार दो, हमारी जान छोड़ो भाई। और हमें जो है ना वो बात करो सैलरी कितनी दोगे, क्यों अभी भाई, बाकी लोग का है। जी जी बिल्कुल सही है सर, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। तो अब इसके अंदर देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है वाई नॉट पाइथन, टू लैंग्वेजेस प्रॉब्लम, ये काफी चीजें इसके अंदर जो है ना ये डिस्कस हैं। आप कोई बंदा बंदा भाई नमपाई क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब यहाँ लिखा हुआ है। अब आप लोगों के इस ग्रुप में सबसे अच्छी बात है कि सब लोग ज्यादातर मिच्योर हैं। दानियाल हमारे साथ नहीं है आज, तो सब लोग हमारे साथ मिच्योर हैं, तो कम से कम इतनी इंग्लिश पढ़ के समझ तो सकते हैं ना कि यार फास्ट एंड इफिशिएंट मल्टी डायमेंशन एनडी है। ठीक है, फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग एलिमेंट वाइज कंप्यूटेशन विद एरेज और मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन एरेज। तो अब ये वाली चीज समझ में आ जाएगी ना। इकरा तुम बताओ इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि फंक्शन परफॉर्मिंग एलिमेंट्स वाइज, मतलब कोई भी फंक्शन एलिमेंट के अकॉर्डिंगली अगर एरेज में परफॉर्म किए जाएं, तो और वो या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब इन बिटवीन एरेज परफॉर्म किए जाएं, तो उसे आप नमपाई के उसमें लेकर आएंगे फीचर्स में। हाँ भाई, किसको लगता है सही कहा है इन्होंने? मोहम्मद अहमद,
पता नहीं सर, जी भाई। जी बिलाल, कुछ कह रहे थे आप? सर ठीक ही कह रही हैं। इसमें दरअसल सर हम ये देखेंगे कि इसमें मैट्रिक्स भी जो है परफॉर्म हम कर सकते हैं, मैट्रिक्स के बिहाफ पे भी। अच्छा भाई, सब लोग आप बाकी लोग बताएं। सेगमेंट वाइज नहीं है, इससे मुराद सेगमेंटेशन का नहीं है। छोटे टुकड़ों के अंदर हम काम करके उसको किसी पूल में रखते हैं जिसको हम एरे कहते हैं, और फिर उससे हम कोई भी क्रॉस प्रेशर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हाँ, से मुराद तो नहीं है। ये भी मुराद है इससे, तो अभी इसको चल के पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप एरे बनाएंगे। नमपाई जो है क्या कहते हैं, इट्स एन एरे। अब एरे क्या होता है, मैं वैसे तो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन बता सकता हूँ मिसाल के तौर पर जो ये है एक हमारा वेरिएबल है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। असल में प्रैक्टिकल सेशन है, तो मैं इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ा नहीं रहा, लेकिन क्योंकि हम उस थ्योरेटिकल सेशन के अंदर जब हमें पाइथन पढ़नी थी तो हम डायरेक्ट मशीन लर्निंग पढ़ने लगे, क्योंकि लोगों को जो है ना वो बहुत शौक है मशीन लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग में चले गए थे। तो उसमें हमने पाइथन पढ़ी नहीं थी कि भाई पाइथन के अंदर सबसे अहम चीज जो है, फर्स्ट चीज है हाउ टू कीप डेटा इन मेमोरी एंड व्हाई। ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताएं कि भाई डेटा मेमोरी में रखना कैसे रखना है, लेकिन आप लोग से मुझे बताएं क्यों जरूरी है डेटा को मेमोरी में रखना? ताकि प्रोसेस कर सके हम। ताकि प्रोसेस कर सके। कौन प्रोसेस करेगा? फास्ट और एक्यूरेट। फास्ट नहीं, मशीन करेगी या हम करेंगे? आई मीन मशीन हम नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे भाई? कंप्यूटर की मेमोरी है ना, तो अगर हमें प्रोसेस करना होगा तो हम अपनी मेमोरी में रखेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी में अगर कोई डेटा रख रहे हैं तो फिर कौन करेगा प्रोसेस? लेकिन मशीन करेगी सर ही प्रोसेस करेगी। मशीन उसको क्विकली एक्सेस करके और फास्ट प्रोसेस कर सके इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। यानी इसका मतलब ये होगा कि आप हबीब भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे स्लो प्रोसेस कराना हो तो मैं मेमोरी में नहीं रखूंगा? हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि वो अगर वो कहीं से रिट्रीव करेगा तो वो लैग करेगा कुछ ना कुछ उसमें टाइम। एक्चुअली लेकिन आप देखें एक बेसिक बात जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग करते हैं। बाकी कोई और इस पर कुछ कहना चाहता है? क्या मेमोरी में डेटा रखना जरूरी है प्रोसेसिंग के लिए या नहीं? अब मेरा ये सवाल है आप लोगों से। जी बिल्कुल। उसके बाद प्रोसेस मस्ट है या नहीं है? मस्ट है। मस्ट है नहीं, मस्ट तो नहीं है हबीब भाई, मस्ट है। अगर कभी भी डिस्क से हम प्रोसेस नहीं कर सकते ना, डिस्क से हमें लेना होगा मेमोरी में और फिर हम प्रोसेस करेंगे। हबीब भाई क्या कहते हैं आप? नहीं, मस्ट नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारा डेटा मेमोरी में आ जाएगा तो हमारे बाकी प्रोसेस में जो है प्रॉब्लम करेगा वो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो है मैंने ये नहीं कहा सारा डेटा, लेकिन मैं अब आपको इसको सम अप करता हूँ। हमारा कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है या प्रोसेसर है, जो भी कहें, माइक्रो करना अच्छी बात नहीं है, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया। तो जो कंप्यूटर का प्रोसेस है वो सिर्फ उसी डेटा को प्रोसेस कर सकता है जो मेमोरी में है, इसके अलावा नहीं कर सकता। मतलब कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो डिस्क के डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि मेमोरी में ऑपरेटिंग यानी कि कोड भी मेमोरी में मौजूद होने चाहिए और डेटा भी मेमोरी में मौजूद होना चाहिए, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कॉल देता है यार डिस्क से डेटा लोड करके ले आ भाई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है अच्छा भाई मैं लेकर आता हूँ। तो जब तक वो डेटा लेकर आएगा आपका प्रोसेसर आराम से बैठा रहेगा या कोई दूसरा काम करता रहेगा। तो वो जो डेटा जब मेमोरी में आ जाएगा तो उसके बाद उसको प्रोसेस कर देगा। अब आपका सवाल बिल्कुल सही है कि यार डेटा मेरे पास 1 टेराबाइट है, मेमोरी मेरे पास 2 GB है, तो क्या होगा? तो उसके अंदर वो सारे जो चूरन चटनी इस्तेमाल करते हैं हम कि भाई थोड़ा सा डेटा उठा के ले आते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, फिर उसको वापस डिस्क पे भेज देते हैं, नया डेटा उठा के ले आते हैं। आप समझ रहे हैं ना? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मूवी है जो 16 GB की है या 8 GB की मूवी है और आपके पास डिस्क कंप्यूटर जो है या लैपटॉप जो है वो 4 GB का है, तो क्या वो मूवी नहीं चलेगी? वो बिल्कुल चलेगी, लेकिन होगा ये कि पूरी मेमोरी लोड नहीं होगी, पूरी मूवी मेमोरी में लोड नहीं होगी, बल्कि उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो मेमोरी में आ जाएगा। जब आप देख लेंगे तो वो वाला हिस्सा मेमोरी में से हट जाएगा और दूसरा हिस्सा ले आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा लेकर आएगा, जिसको हम कहते हैं कैच है। यानी कि अगर आप मूवी देख रहे हो तो कितना हिस्सा लेकर आएगा ये देखना है आपको। ये बात बाकी लोगों की समझ में आ रही है? और मैं और हबीब भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं और बाकी लोग सो गए जाकर। नहीं समझ सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है ना? ठीक है हबीब, अग्री और नॉट अग्री?
एग्री सर। बिल्कुल एग्री। बिल्कुल अग्री। तो हबीब का जो कंसर्न है वो बिल्कुल सही है। हबीब क्योंकि रोजाना डेटा पे काम करते हैं, तो वो बिल्कुल ये कंसर्न है कि यार सारा डेटा मेमोरी में नहीं आ सकता। और ये हबीब बिल्कुल चैलेंज है, ये हमें अपनी पाइथन डेटा एनालिसिस के अंदर भी देखना है कि मुझे अगर फर्ज करो कि 10 जीबी का डेटा जो है वो प्रोसेस करना है और मेरी कंप्यूटर की मेमोरी 8 जीबी है, तो मैं कैसे करूंगा? सर क्लाउड की हेल्प ले लेंगे। क्लाउड जो है वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं है ना। जब तक कोई चीज हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं आएगी, जब तक सर हमारा मसला हल नहीं होगा। मतलब सर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। अगर आपको मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अगर आपको एक बड़ी वाली फुल भरी हुई प्लेट बिरयानी की खानी है और आपने पहले से ही जो है वो पेट आपका भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप ये पहले नहीं कर सकते एक्सरसाइज कि यार, करेंगे। हाँ मतलब आप कुछ भी करें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि किसी दूसरे के पेट में वो बिरयानी किसी और को खिला दें और खुद एंजॉय करें। आपको बिरयानी एंजॉय करनी है तो आपने पेट में ही जगह बढ़ानी पड़ेगी। जब तक वो आपके मुंह और आपके पेट में नहीं जाएगी, बिरयानी का मजा आपको नहीं आएगा। अब अगर 4 लोग भूखे हैं और उनको आप खाना खिला देंगे तो उसको आपको सवाब मिलेगा, आपको खुशी महसूस होगी, लेकिन बिरयानी खाने का मजा नहीं आएगा। तो उम्मीद है सब लोग खाना वाना खा चुके होंगे, ऐसा ना हो कि बिरयानी की बात आते ही सब लोग को भूख लग गई है। ओके, तो हमारे पास मसला ये है कि भाई मेमोरी में डेटा आएगा तो ही प्रोसेस होगा। अब अगर हमारे पास डेटा जो है वो स्मॉल या स्केलर है, तो हम जो है कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है भाई। अच्छा, तो आज मैं तकरीबन पाइथन जो है वो 7वीं बार पढ़ा रहा हूं मैं। तो क्योंकि इतनी मरतबा पढ़ा चुका हूं तो मुझे बड़ी इजी लगती है। तो इसलिए आप लोगों को सवाल पूछ पूछ के ना मुझे रोकना है, मैं तो फटफट करके आगे निकल जाऊंगा। कि ये स्केलर वेरिएबल वाली कहानी समझ में आ गई आपको? बस सर ये रिपीट स्केलर करेंगे इसके। वेरिएबल क्या है? ये तो नॉर्मल वेरिएबल्स है ना, बस आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी है, उसको प्रोसेस करवा दिया। हाँ, लेकिन हम इसको स्केलर वेरिएबल कहेंगे इसको, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके। सर आपने ये टाइटल पाइथन क्यों यूज किया? इसमें हमने तो सिर्फ वो ऊपर हाँ 10 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और अपने ऊपर रिजल्ट ले लिया। हाँ, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, ये ए बी सी रखना जरूरी नहीं है, जो आपका दिल चाहे नाम रख ले। मतलब ए की जगह मैं कुछ और भी रख सकता था, बी की जगह भी कुछ और रख सकता था, अपना नाम भी रख सकता हूँ। ए की जगह मैं हबीब रख दूं, बी की जगह मैं सिद्दीक रख दूं, सी की जगह अनीस रख दूं। समझ रहे हो ना बात? तो ये कुछ भी हो वेरिएबल सकता है। कोई लिमिट होती है या कोई नेमिंग कन्वेंशन वगैरह होती है इसमें, स्मॉल में, कैपिटल में, या कुछ, या जिस तरह चाहे लिख दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसकी नेमिंग कन्वेंशन जो है वो होती है। इस किताब में शायद आपको आगे कहीं बताई गई हो, हम किताब को फॉलो नहीं कर रहे, मैं देख लेता हूँ फिर भी। आई 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 बिलीव कि होनी चाहिए, नहीं हुई तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। किताब से मैं इसलिए कह रहा होता हूँ कि यार बाद में आप लोग जो है वो किताब पढ़कर देख सकते हैं ना। सही सही।
ठीक है, अब जैसे इसमें जॉर्गन्स भी दिए हैं कुछ कि यार मनिंग, मंजिंग और व्रैंगलिंग और सूडोकोड और स्टैटिक सिंथेटिक शुगर, इनका मतलब क्या होता है, ये सारी कहानी है वो जो हम काफी हद तक पढ़ चुके हैं। रनिंग आईपी शेल और रनिंग जुपिटर नोटबुक। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमारा हम सिर्फ ये वेरिएबल जो है ना, पाइथन में आपको क्या करना है पता है ना आपको? हमारा जो पाइथन में हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारा काम क्या है, मेन काम जो है वो हमारा वो है डेटा की प्रोसेसिंग। तो डेटा की जो हमारी प्रोसेसिंग है इसमें हमें चाहिए डेटा जो कि हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और प्रोसेसिंग उसके लिए हमें कमांड चाहिए या लाइब्रेरीज चाहिए बनी बनाई। बस यही हमारी जिंदगी है। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, बट लेकिन कौन सा डेटा किस वेरिएबल में आएगा, या अब अनीसा, जी जी सुन रहा हूँ, बोले। शायद हो सकता है ऑफ द थोड़ा सा हाँ बोले बोले। ये इसमें तो सारे हम जो वेरिएबल दे रहे हैं, जिस तरह से हम रिलेशन डेटाबेस होता है हमारा एसक्यूएल, इसमें हम पूरा रेफरेंस दे देते हैं टेबल का, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू होती है, एक दो तो हम दे सकते हैं। तो हाँ देखो, सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल। तो उसी के लिए जो है वो हमें आगे जाकर जो है ना ये सब चीजें पढ़नी है। तो ये दरअसल में किताब थोड़ी सी क्योंकि डेटा एनालिसिस की, तो इसमें इन्होंने ये बिलीव किया हुआ है कि आपको को जो है ना ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वेरिएबल के ये आते होंगे ना। तो मैं वही देख रहा था कि अभी हम कहाँ है, प्रीफिक्स में है सेक्शन चैप्टर 1 प्रिलिमिनरीज, पाइथन गुलो व्हाई नॉट, essential libraries, installation, code example. अच्छा, ये यहाँ पर मेरे पास पेज नंबर 31 है, मैं आपके अल्फाज में भी आपको समझा दूंगा। इसमें सारी चीजें जो है वो आपको बताई गई है कि लैंग्वेज का सिस्टम कैसे, पाइथन की लैंग्वेज लिखी कैसे जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये देखें, पाइथन के अंदर जो इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई लूप बनाएंगे, कोई भी चीज बनाएंगे, तो आप इंडेंटेशन इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1। नंबर 3 ये है कि इसमें हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कमेंट कैसे यूज करेंगे, ठीक है, फंक्शंस और मेथड्स की जो है वो कॉल जो है वो कैसे होगी। अब ये सब चीजें थोड़ी सी हैं एडवांस, तो मुझे जो है वो आप लोगों को और थोड़ी सी आसान चीज जो है वो देनी पड़ेगी। और जस्ट गिव मी अ मिनट। और इस किताब का नाम है स्मार्टर वे टू लर्न जावा। ये मैं आप लोगों के, सॉरी, स्मार्टर वे टू लर्न जावा, स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन। इसके अंदर जो है वो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह जो है वो चीज समझाई गई है। तो ये चीज जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी डेटा एनालिसिस की बुक पे आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर ये बताया गया कि भाई देखो, मेन फंक्शन जो है वो हमारा मेथड होता है, और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। अब इसके अंदर बहुत ही डिटेल में चीजें जो है वो बताई गई हैं कि भाई स्ट्रिंग के अंदर जो है वो डेटा कैसे स्टोर होगा। यानी ये एक नाम है, इसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग सेव कर दिया और इसको फिर आपने प्रिंट कर लिया, और ये है बड़ी आसान ना। तो आप इसको बड़े आराम से जो है वो इसको फॉलो कर करके पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर जो है, अब देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज बताई गई, इज ब्लाइंड टू सेमेंटिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि यू कैन यूज जस्ट एनी वर्ड
as long as does not break the rule for variable naming which we will cover later from Python pivot। मतलब आपने एक मार्क के लिए लिख दिया फ्लूगल, इट्स ओके, ये एक बड़ा स्टूपिड लग रहा है, लेकिन जो है वो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है वो पाइथन जो है वो आपको नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोक रहा कि आपको नाम कौन सा रखना है, आप अपना नाम रख दें। लेकिन आपको जो है, मैं आपको वो किताब भी असल में अपलोड कर रहा हूँ, कहाँ चली गई भाई, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही किताब? प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, ये आ गई, सही है जनाब। तो ये आपको जो बिल्कुल बिगनर्स वाली किताब है वो भी दे दी। पहले मैं सोचा था कि मैं आप लोगों को ज़बानी कलामी समझा कर जल्दी जल्दी निकाल लूंगा, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट देखकर मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाली किताब भी पढ़नी चाहिए। तो जनाब मैं आपको इस किताब की भी कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये आपके जो है ना वो वेरिएबल्स हैं जो हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो है आपके पास, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आप लास्ट और नेम को अगर लिखना चाहते हैं तो वेरिएबल में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसकी सब डिटेल्स है, उम्मीद है आप लोग पढ़ लेंगे। इसी तरह अगर आपको नंबर्स है तो आप नंबर में देख लें कि नंबर के अंदर क्या होता है, कोटेशन नहीं लगानी। अगर आप इस वर्ड के ऊपर कोटेशन लगा देंगे तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल से स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा। तो न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल में एक फर्क यह है कि न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो कोटेशन के साथ होता है, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, सॉरी, न्यूमेरिक वेरिएबल बगैर कोटेशन के होता है और स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर कोटेशन होती है। इसकी हम एग्जांपल भी करके देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक नया सेल है हमारे पास, और इसके अंदर जो है और मैंने एक वेरिएबल लिखा है नंबर, जो नंबर 1 जो कि 23 है और नंबर 2 जो कि, अब यहाँ पर एक और चीज जो डिटेल शायद इस बुक में आपको मिल भी जाए, जो थोड़ा सा मैं आगे ले आया हूँ आपको, और वो ये है कि पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। जब हम जावा की बात करते हैं या शायद कभी आपने कोई पुरानी लैंग्वेज पढ़ी हो C++ या C# वगैरह, तो उसमें ये होता है कि आप पहले बताते हैं कि इस नंबर में, इस वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर करेंगे। लेकिन पाइथन में ये बताने की जरूरत नहीं है। जब डेटा स्टोर करते हैं पाइथन उस डेटा को देख के खुद ही समझ लेता है कि ये नंबर है या नहीं नंबर है। तो ये इसमें आपको वेरिएबल से पहले बताने की जरूरत नहीं है कि यार ये स्ट्रिंग है, इस तरह के करने की जरूरत नहीं है। इसमें नंबर बता दें और काम आपका हो गया। ठीक है, ठंड से आवाज आई, मैं देखूं क्या चक्कर है। दफा करो। अब अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूं और उसमें करता हूं कि नंबर 1 प्लस 10 और प्रिंट करता हूं x, तो मेरे सामने जो है ये रिजल्ट आएगा जो कि 33 है। दैट मेक सेंस। और अगर मैं जो हूं, अब मैंने इसी वेरिएबल को मैंने रीयूज कर लिया है, तो इसने वहां पर एरर दे दिया, ओनली कॉन कैंडिडेट str नॉट int टू str। तो अब इसने मुझे एरर दे दिया कि भाई ये जो नंबर 2 है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, आप इसको कॉन्केट कर सकते हैं, यानी आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी के जहन में कोई आइडिया या कोई कंसर्न है तो वो बता दे। नहीं, ये बात सही है, नॉर्मल बात है कि स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकता नंबर में। ठीक है, ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि भाई नंबर वेरिएबल जो है वो कैसे हैंडल किया जा सकता है। अब आपके पास 3 किताबें हो गई हैं। ये बड़ी ही बच्चों वाली किताब है, ये फटाफट आप एक हफ्ते में पढ़कर जो है ना वो छोड़ सकते हैं।
ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स भी हैं। ये एग्जांपल कुछ नहीं करनी, सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है। अगर आपको कुछ भी समझनी है तो ये आपको एक एक चीज जो है वो डिटेल में बता रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ये भी मौजूद है कि इसके अंदर अगर आप यूं करके और इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद कहीं पर पेस्ट कर दें तो ये आपको प्रैक्टिस भी करवा देगा वहां पर ना। वेयर देयर आर टू करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन, आंसर आइदर व्हाट इज दिस। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, दिस चैप्टर नंबर असाइंड टू द होल नंबर, फाइंड इटरेटिव कोडिंग एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर। तो यानी कि आपको जो है वो इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, देयर आर टू करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, आंसर विद आइदर वन विच इज दिस 100। अब इसको देख लेते हैं, नहीं नंबर और इंटीजर, आई बिलीव द आंसर वाज करेक्ट, शो मी द आंसर टू, ये सब चीज जो है वो ये आपके सामने, ये इस तरह भी आप इसी मतलब इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखो बताया गया है कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो कैसे परफॉर्म होंगे। अच्छा, ये वाली चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ये एक वेरिएबल है जो कि न्यूमेरिक वेरिएबल होगा, इसमें हम 2 + 2 यानी 4 स्टोर कर रहे हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या स्टोर मुझे रिजल्ट मिलेगा? 2 + 2 यानी कि 4। और मैं हाँ, और ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है। मैं जरा गो थ्रू करता हुआ जा रहा हूँ, जहां पर भी अटकूं बता देना कि यार ये मसला है। ये वाली बात समझ? हाँ बिलाल बोलो। सर मैं कह रहा था इस बुक को सर हम इंशाल्लाह एक हफ्ते में खत्म कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल। सिद्दीक भाई आप क्या करेंगे? इकरा, कैन यू फिनिश दिस बुक इन अ वीक? सर ईद की छुट्टियां हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं अच्छा, अब इसके अंदर जो सवाल था, हम इस सवाल के ऊपर आ गए। असल चीज तो वो मैं आप प्रैक्टिस तो मैं आपको वैसे भी करा सकता था, लेकिन जो सवाल था उसके जवाब के अंदर हम यहाँ पर आ गए कि भाई पाइथन का कोई रिजर्व वर्ड नाम नहीं, वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ये पाइथन के रिजर्व वर्ड है। ठीक है, वेरिएबल कैन ओनली कंटेन लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर, यानी कि आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते। इसके अलावा वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, लेकिन कंटेन कर सकते हैं। ये वाली बात किसी को समझ में आई है? तो मीनिंग यूज कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल केस सेंसिटिव है वो? अच्छा, वेरिएबल केस सेंसिटिव भी है। और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम जो है वेरिएबल के अंदर कोई इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मैं लिख सकता हूं एक्स प्रिंट। अब मैंने ये, इसका मतलब है कंटेन हो गया है। एक्स प्रिंट, प्रिंट का मैं कमांड जो है वो मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया, तो ये ओके है, कंटेन हो सकता है। सही है। इसी तरह कैपिटल लेटर में भी हो सकता है, लेकिन केस सेंसिटिव है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर बड़ा एक्स होगा, बड़ा वाला एक्स, तो रिजल्ट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। कमेंट ये हैश लगाने का मतलब है कि आप ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपने बता दिया कि भाई ये डिफाइन ही नहीं हुआ अभी। तो केस सेंसिटिविटी देख लीजिएगा, ये शुरू में बच्चों के साथ बड़े मसले आते हैं। आप उसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं, और वो ये कहता है कि पाइथन की गवर्निंग बॉडी जो है वो ये रेकमेंड करती है कि मल्टी वर्ड जो है वो अंडरस्कोर के साथ ब्रेक कर दिया जाए। यानी अगर आपको यूजर रिस्पॉन्स लिखना है तो आप यहां पर इसको ब्रेक कर दें यूजर रिस्पॉन्स में, और यहां पे लिख दें
अच्छा, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा वगैरह में, तो उसमें ये भी होता है कि आप जो है इसको कैमल केस नोटेशन कहते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है कभी ना। लेकिन पाइथन वाले कहते हैं कि नहीं यार, हमारा जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो मना करता है, ये वाला तरीका इस्तेमाल करो, ये वाला तरीका इस्तेमाल ना करो। ठीक है भाई? जी सर। ठीक है जरा। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ और ऑपरेटर भी हैं जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के अलावा है, जैसे परसेंटेज का ऑपरेटर है जो आपको रिमाइंडर बताता है। यदि अगर मैं 10 को परसेंटेज लगा दो 3, तो इसका मतलब है 10 को 3 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो यहाँ पर लाकर स्टोर कर देगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी आवाज नहीं आई मुझे आपकी। जी आ रही, समझ में आ रहा है। क्या अगर किसी को कोई भी मसला है इस मैथमेटिक्स में तो पूछ ले। कोई बताएगा मुझे कि 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 आएगा। हाँ, तो 1 इसमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा, और ये वाली चीज भी आपको पता होगी, एज के अंदर मैंने 12 स्टोर कर दिया है और इसके बाद मैंने एज के अंदर +50 कर दिया है। तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये मैंने कमांड चला दी, इसका प्रिंट आउटपुट नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया, लेकिन ये बात पता लग गई कि दोनों चीजें अलाउड है। यानी कि एक तो ये है कि मैंने क्या किया है, एज के अंदर 12 स्टोर कर दिया, फिर मैंने कहा कि एज के अंदर एज की ही साथ जो एज की वैल्यू है वही वाली वैल्यू में 5 स्टोर कर दो, या सॉरी 50 स्टोर कर दो। एज इक्वल टू एज +50। ये वाली बात समझ में आ रही है अभी? जी जी आ गई। ये वही है जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि x लेट x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू x +10। सही है ना? मैथ में भी क्या किया करते थे, वही चीज यहाँ पर भी है। और इसका शॉर्टकट जो है वो ये वाला है कि आपको ये एज और प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं, ये वाला प्लस जो है वो इक्वल टू से पहले लगा दो और ये यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज तो देख के काफी इंटरेस्टिंग लग रही है कि इसमें काफी फ्री स्टाइल दिया हुआ है, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ आपको कोड में। हाँ, अब देखो इसके अंदर ये वाली चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या वैल्यू होगी टोटल कॉस्ट की? 13 प्लस 4 4 16 13 और फिर से बोर्ड मास यूज करेंगे। हाँ, बोर्ड मास लगाएंगे ना। ये आप लोगों को शायद याद होगा कि अगर दो ऑपरेशन हो रहे हो मैथ के, तो हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं? प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर एडिशन और फिर नेगेशन या सब्ट्रैक्शन। सही है? तो आप लोग ये भूल चुके थे, ये आपको याद आ गया। इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें आसानी के लिए। दोनों एक ही चीज है, लेकिन वो ये बोल रहा है आपको आथर कि भाई ये जो चीज है ना अक्सर दिमाग खराब आपका कर सकती है, तो आप इसलिए ब्रैकेट श्रैकेट लगा दिया करें। और अगर आप ये वाला काम करेंगे तो आपको ये काम उल्टा हो ही जाएगा। यानी इस वाली स्टेटमेंट में और इस वाली स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस वाली स्टेटमेंट में फर्क है, क्योंकि अब आप फोर्सफुली जो है वो बेड मास को जो है वो हटा रहे हैं। यानी पहले उसको 3 से 4 को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आपने बोला नहीं बेटा,
पहले 1 से 3 को मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से, सॉरी 1 को 3 में जमा करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो प्रायोरिटी चेंज हो गई है। हाँ, प्रायोरिटी चेंज हो गई है। ब्रैकेट डबल भी हो सकते हैं। तो अब मैं इसको मजीद यही मतलब ये वाली चीज जो है आप इसी तरह जो है वो इसमें देखें, यहाँ पर अगर आप दो दो स्ट्रिंग वर्ड होंगे तो उनको आप जमा करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक कर रिजल्ट के तौर पर आ जाएंगे। ये एक मैंने वर्ड लिया, और ये दूसरा वर्ड लिया मैंने। एक वेरिएबल एक है और दूसरा वेरिएबल दूसरा है, और इसको मैंने तीसरे वेरिएबल में जाकर स्टोर कर दिया। और फिर मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड आ गया। तो अगर इसमें स्पेस देना हो फिर अब आप Hello और सोचिए ना, ये world। तो मेरा सवाल है आपका कि अगर मुझे स्पेस देना हो तो मैं क्या करूंगा। कोटेशन में स्पेस दे दें या एक वेरिएबल और ऐड कर लें स्पेस के साथ वाला। चलिए हाँ, करके ये भी दिखाएं। कर- अब आप लोग यहाँ तक जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप ये किताब डाउनलोड करें, किताब खोलें, और इस तरह ये कॉपी पेस्ट वाली प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक आ जाए। कोई मसला हो तो मुझे बता दें। मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, गाड़ी यहाँ पे रोक के खड़ी हुई है। जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे हम गाड़ी आगे लेके चले जाएंगे। ठीक है भाई? ओके, सर डन अभी हो गया प्रैक्टिस तो। हाँ तो अभी करें ना, प्रैक्टिस के लिए तो सेशन किया हुआ ठीक है। है। ठीक। लिंक में डाल दिया। क्या कह रहे हैं? कोई भी आपको गड़बड़ लगे तो एक दूसरे से पूछ लेना। बेसिकली मैंने 3 वेरिएबल ले ली, एक में स्पेस दे दिया, 2 में वो उनको कॉनकैटिनेट कर दिया तो स्पेस आ जबरदस्त, गई भी। ओके ना जबरदस्त। हो गया काम, सेट हो गया। जी, हो गया। 3 वेरिएबल ले लिए, एक में स्पेस दे दी, 2-3 वर्ड्स की, और उसको डिस्प्ले करा दिया, हो गया। ठीक है।
हाँ भाई इकरा, कहाँ तक पहुंची आप? यार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं या पॉज कर दूं कम से कम, है, ताकि बाकी लोग जो है वो ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ ठीक है। अब इसके अंदर ये वाली चीज जब प्रिंट होगी, इसी जितनी भी सारी कमांड्स हैं वो इस वक्त होंगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब आप उसने बताया कि भाई आप चाहें तो कितनी भी स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें, इससे फर्क नहीं है जब तक सर, मतलब इफ का ब्लॉक चल ही नहीं रहा सर इसका मतलब। हाँ, लेकिन इफ का ब्लॉक इसके अंदर में कितनी भी स्टेटमेंट लिख दूं, इसके जब तक मैं टैब देता रहूंगा जब तक ये टैब के अंदर है, यानी इंडेंट हुआ हुआ है इससे, ये देख रहे हैं आप, जब तक ये इंडेंट हुआ हुआ है इसमें से कोई भी स्टेटमेंट उसी वक्त चलेगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सही है। ये लिख दूं मैं क्या उर्दू में, ये वाली सारी स्टेटमेंटें जब चलेंगी जब ऊपर वाली स्टेटमेंट जिसको कंडीशन कहते हैं ट्रू होगी। कैट लग के इसको नीचे वाली कमांड को प्रिंट कराइए सर। क्या कह रहे हैं? ऊपर वो डॉग को कैट करके फिर प्रिंट कराइए, क्या वैल्यू आती है। ठीक है जी, सही है भाई। अच्छा, ये जो जैसे पहले कंडीशन फॉल्स हो रही थी वो नीचे वाली लाइन एल्स में चल रही थी या अलग से स्टेटमेंट? ये इंडेंट के बाहर है ना, तो ये एल्स वाला होगा या एल्स के अलावा होगा? ये अलावा होगा ना। अच्छा, एल्स अगर फॉर एग्जांपल ये एल्स भी होता है, एक मिसाल है, इफ में हम एल्स लगा देते हैं, स्टेटमेंट चलेगी ही चलेगी क्योंकि इंडेंट से बाहर है। सही है भाई। सही। अब फॉर एग्जांपल ये इफ स्पाइसी इक्वल्स टू कैट होता और नीचे एल्स में होता कि एबीसी होता फॉर एग्जांपल, तो ये चलेगा या वो चलेगा? ये तो चलेगा ही चलेगा ना। नहीं, अगर यहाँ एल्स होता, एल्स लगा सकते मैं? आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास दो चॉइस हैं, कौरमा खाएं या बिरयानी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो पड़ी हुई है 7 अप, तो क्योंकि कोल्ड ड्रिंक 7 अप जो है वो आपके उस चॉइस से बाहर है, तो 7 अप तो आपने पीनी है। चॉइस सिर्फ जो है वो ये है कि आप कौरमा खाएंगे या बिरयानी खाएंगे, एक ही चीज खाने को मिलेगी। तो चॉइस जो है वो कौरमा और बिरयानी के दरमियान है। 7 अप जो है उस चॉइसेस के से बाहर है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये चलेगी, चाहे मैं इसको हटा भी दूं, यहां से इसको डिलीट कर दूं, तब भी ये स्टेटमेंट चलेगी। तो इस स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है, नीचे वाली स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है वो इफ से नहीं है, ये वाली तो चलेगी। सही, करेक्ट। यानी कि कंडीशन ये हुई कि अगर एल्स की कंडीशन में कोई चीज आती है तो वो भी रन होगी
और नीचे वाली भी अनइंडेंटेड वाली भी चीज रन हो जाएगी, इज दैट राइट? बिल्कुल। ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, ये जो हमने ऊपर जो है वो इफ की स्पीशीज में हमने जो है वो स्टेटस और किंगडम लगाया, वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? वो हमने किस लिए दिया था? कम अगेन, क्या कहा आपने? हमने इफ स्पीशीज में जब वहाँ पे जो है स्टेटस ओके और किंगडम एनिमल लगाया, ये हमने इक्वल किस लिए दिया और इसको कहाँ डिस्प्ले कराया? ये हमने यूज नहीं किया है, तफरी में लगा लिया हमने, ताकि आप जैसे लोग कंफ्यूज हो जाए। हमने असल में इसमें स्टेटस में ओके स्टोर कर लिया है और किंगडम में एनिमल स्टोर कर लिया है, लेकिन हमने इस वेरिएबल को कहीं पे यूज नहीं किया। ग्रेट, बिल्कुल सही है। सही है ना? अगर ये कोई टेक्स्ट एडिटर होता, अगर ये कोई टेक्स्ट एडिटर होता ना, तो यहाँ पर आपके पास नीचे जो है, इसके नीचे जो है एक ब्लू कलर की लाइन आ जाती, जिसको हम कहते हैं अनयूज्ड वेरिएबल। वो बोलता है कि भाई ये वेरिएबल तो यूज नहीं कर रहे, क्यों बना रहे हो यार, टाइम क्यों जाया कर रहे हो कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का। सही है, तो ये जो है ये इसको हम कहलाएंगे ये अनयूज्ड वेरिएबल। ओके, हाँ, ये रिजल्ट एग्जीक्यूट हुआ ना जो आपने रन दबाया ना? हाँ, ये मैंने रन दबाया है, अच्छा, तो आप देख ग्रेट, सकते हैं कि अच्छा, इसमें क्लियर हो एल्स जो गया, है वो क्लियर प्रिंट हो हो गया गया। है। ठीक है, अब इसके अंदर एल्स क्या भी प्रिंट हो हुआ है? गया, बाकी ये वाली चीज प्रिंट नहीं हुई, लेकिन ये वाली चीज प्रिंट हो गई। अब यहाँ का अगर मैं डॉग लिख दूंगा, तो ये वाली चीज तो हर हाल में प्रिंट हो रही है। सही है, अगर मैं यहाँ पर डंकी लिख दूंगा, ये वाली चीज तो प्रिंट होगी होगी, क्योंकि इसका इस कोड से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने सीक्वेंस में चल रहा है। इसको कहते हैं कंप्यूटर की जो ट्रेडिशनली तौर पर ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, पहले ये वाली कमांड चलेगी, फिर ये वाली चलेगी, फिर ये वाली चलेगी, पहले ये वाली चलेगी। इसमें इसका मतलब है टोटली तौर पर 3 कमांड्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इस कमांड के अंदर जो है ये वाली कमांड कब चलेंगी, इसका दारोमदार इसके ऊपर है, और ये वाली कमांड कब चलेगी, इसका दारोमदार इसके ऊपर। सही है जी? ओके, ओके, ग्रेट। ओके, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग जो है वो यहां पे रोक रहा हूं, और अब आप लोगों को किताब खोल लें और दबादब उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, और कहीं कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दें। ओके।